We are going to start. We are going to start our today lecture और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। मेरी आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट होगी कि आप साथ साथ जो आपको एमसीक्यूज बताऊंगा, कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जो खुद आपने सॉल्व करना होगा तो आप साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे। इंटरेक्टिव लर्निंग जब तक नहीं होगी तब तक आपको इन लेक्चर्स का कोई फायदा नहीं होगा। जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप सब जो है बताएंगे कि क्या आपको कोई वॉइस में इशू तो नहीं है। अगर आपको आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर जो है आप तक पहुंच रही हैं तो फिर आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे यस एंड वी स्टार्ट आवर लेक्चर। गुड गुड गुड, ठीक है जी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट हमने जो है वो डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। उसमें बहुत ज़्यादा 8 पॉइंट तो यहाँ स्क्रीन पे हैं और कोई तकरीबन 8 से ज़्यादा मैंने जो है वो राइट करवाए थे। तो इसलिए जो है अब वो तो कंप्लीटली जो है उसको रिपीट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन लेक्चर आपके सामने है। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं ये 8 पॉइंट्स। अगर किसी को समझ नहीं आएंगे नहीं आते ये पॉइंट्स और किसी को कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो वो पर्सनली मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। पर्सनली व्हाट्सएप पे मेरे से वो कांटेक्ट कर सकता है। उस एक के लिए हम सबका टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे जी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कंप्लीट हुआ था। कोई बता सकता है कि लास्ट क्वेश्चन जो मैंने डायरेक्शन वाला सॉल्व करवाया था उसका आंसर क्या था? आपकी पार्टिसिपेशन इस लेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से कोई स्टूडेंट बताएगा कि कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था एमसीक्यूज, उसका आंसर क्या था? आंसर आना स्टार्ट हो गए। गुड, 10, ठीक है। बस आप में से 2-4 ने भी अगर आंसर कर दिया तो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो गया जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और लेक्चर हमारा है वेलोसिटी। सेकंड पॉइंट है। गुड, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस बहुत अच्छी बात है ये जी। तो आज का हमारा लेक्चर है वेलोसिटी। कल हमने फर्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस किया था, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम पहले 4 to 5 पॉइंट डिस्कस करें। इसलिए मैं थोड़ा सा लेक्चर को स्पीडीली लेके चलूँगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो कोशिश करे कि जब मैं पॉज लूँगा उस टाइम पूछे। अगर दरमियान में पूछेंगे तो उससे जो है वो डिस्ट्रैक्शन वगैरह होगी जी। तो वेलोसिटी क्या होती है डियर स्टूडेंट? जैसा कि आपको पता है वेरी सिंपल कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है? वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है? वेलोसिटी। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की एक और भी डेफिनेशन राइट करवाई थी और वो क्या थी? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, इसका मतलब अगर मैं ऐसे कह दूं कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, change in position with respect to time, तो it will also be called velocity। ये भी क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। सिंपल डिफरेंस तो आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो हमारा क्या है उसमें स्पीड, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड क्या है? यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन आपने डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये पढ़ा होगा कि आपके पास एवरेज वेलोसिटी भी होती है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सम ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, सम ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सम ऑफ
टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जस्ट इसके फार्मूले बता रहा हूं क्योंकि ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये आपने सारे पढ़े हुए हैं और सबने पढ़े हुए हैं, तो आप जस्ट अगर थोड़ा बहुत इनके बारे में जानना है तो आप अपनी बुक से भी कंसर्न कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो बातें आपको बताई जाएं जिनका आपको पहले पता ना हो। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कोई नई डेफिनेशन आपके लिए नहीं है, जस्ट क्या है कि यहाँ पे हम जो टाइम इंटरवल लेते हैं वो वेरी शॉर्ट होता है। टाइम इंटरवल यहाँ पे हमारा क्या होता है, वेरी शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस निकला है इंस्टेंट से। या मैं ज्यादा कुछ जो है वो राइट नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको साथ साथ बोल के बताता चलूंगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, वो हैंड रेज करेगा तो उसका मैं माइक भी ऑन कर दूंगा जी। तो इंस्टेंटेनियस कहां से निकला है, इंस्टेंट से। इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, इंस्टेंटेनियस का मतलब हो जाएगा लम्हाती। क्या मतलब है कि वैल्यू ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एन इंस्टेंट। आप जो किसी भी लम्हे में चेक करने जा रहे हैं वेलोसिटी, वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है कि हमारे पास कब एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी, हमारे पास कब इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विल बी यूनिफॉर्म देन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आर इक्वल। पहला क्वेश्चन, आप इसको एमसीक्यूज मार्क करके चलेंगे। आप यहां लिख सकते हैं कि व्हेन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आर इक्वल, ये विल बी इक्वल। तो आंसर क्या होगा, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विल बी यूनिफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, कब ये इक्वल नहीं होंगी, कब ये इक्वल नहीं होंगी, तो जब आपके पास बॉडी मूव कर रहा होता है विद वेरिएबल वेलोसिटी। व्हेन बॉडी इज मूविंग with non-uniform or variable velocity, then value of average velocity and instantaneous velocity will not be equal. ये आपस में इक्वल तब नहीं होंगे, पे देखिए जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आप उसकी एवरेज लेंगे फिर भी आंसर वही आएगा, आप किसी लम्हे में चेक करेंगे वो भी आंसर वही आएगा। लेकिन अगर बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसकी हो सकता है जो आपने एवरेज ली है वो कुछ और हो, और आपने जो इंस्टेंटेनियस ली है, जो वक्त के किसी भी लम्हे में आपने चेक किया है, वो कुछ और हो। जी, यहां तक बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट क्या है जी, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्पीड क्या होती है, क्योंकि जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो जैसे हमने डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट को मिला लिया था, इसी तरह जो है हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ जो है वेलोसिटी के साथ हम स्पीड को डिस्कस करें। तो स्पीड क्या होती है डियर स्टूडेंट, जैसे डिस्टेंस, जैसे वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह है, इसी तरह स्पीड क्या है, वेलोसिटी में तब्दीली की, सॉरी डिस्टेंस में तब्दीली की शरह। तो चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। एज वी नो दैट distance is a scalar quantity, then speed will also be scalar. Very simple difference. Next and very important, next and very important क्या है कि when different velocities, distances and time are involved, यहाँ पे आप अपने रजिस्टर पे एवरेज स्पीड की हेडिंग देंगे, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की हेडिंग देंगे आप लोग, एवरेज स्पीड की हेडिंग देंगे, और उसके नीचे आप 3 केसेस बनाएंगे, उसके नीचे आप क्या करेंगे, 3 केसेस बनाएंगे। फर्स्ट केस आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि जब आपके पास वेलोसिटीज भी इक्वल नहीं होंगी, डिस्टेंसेस भी इक्वल नहीं होंगे,
और टाइम भी इक्वल नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप गौर से समझिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से पहले क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको नोट करके और मार्क करके चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला कि स्पीड के 3 केसेस होते हैं, 3 तरह के फार्मूलाज होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट फार्मूला कि जब आपके पास उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो भी डिफरेंट हो, डिस्टेंस भी डिफरेंट हो, टाइम भी डिफरेंट हो। क्या मतलब है? एक बॉडी मूव कर रहा है, एक बॉडी मूव कर रहा है तो उसने कुछ कितने, लेट्स सपोज 5 सेकंड में 10 डिस्प्लेसमेंट कवर किया, या आप डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, डिस्टेंस नो इशू। 10 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया विद स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। आगे उसने क्या किया, आगे नेक्स्ट इंटरवल में उसने 7 सेकंड में 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया विद सम स्पीड। तो इसका मतलब क्या है कि इन दो टाइम इंटरवल में वेलोसिटी, वेलोसिटी भी कह सकते हैं, स्पीड भी, नो इशू। आप यहाँ पे जो फार्मूला बनाएंगे वो बन जाएगा कि आपके पास बात स्पीड करें तो आप बेहतर है कि स्पीड ही लिखेंगे। देखें, जब आपके पास v1 इज नॉट इक्वल टू v2, s1 इज नॉट इक्वल टू s2 एंड t1 इज नॉट इक्वल टू t2, देन आपके पास फार्मूला एवरेज स्पीड का क्या होता है कि आप क्या करते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए आप सम ऑफ टोटल डिस्टेंसेस को डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ टोटल टाइम पे। sum of distances of all intervals divided by sum of time for all interval। यहां तक बात समझ आ गई? साथ यस नो कुछ ना कुछ बताते जाएंगे आप लोग, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप बात को गौर से समझ रहे हैं। पहला पॉइंट डिस्कस हो गया। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट, यस, गुड गुड, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास टाइम सेम होगा। क्या मतलब है? जब हमारे पास टाइम इंटरवल सेम होगा और डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होगा। टाइम इंटरवल सेम होगा और डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? आप यही पहले वाला फार्मूला यूज करेंगे, यही वाला, क्या, v एवरेज इज इक्वल टू s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। इस फार्मूले में देखें, अब डियर स्टूडेंट हमारे पास टाइम तो सेम है बट डिस्टेंसेस डिफरेंट हैं। इस केस में आप क्या लिखेंगे कि s1 इज नॉट इक्वल टू s1 इज नॉट इक्वल टू s2। s1 क्या है, वो s2 के इक्वल नहीं है, तो और t1 क्या है, t2 के इक्वल है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इन डिस्टेंसेस को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, फार्मूले के साथ। कौन सा फार्मूला? s इज इक्वल टू वी टी, s इज इक्वल टू वी टी। तो s1 क्या आ जाएगा, v1 t1, s2 क्या आ जाएगा, v2 t2, नीचे वही खड़ा t1 t2। अब जब ये दोनों सेम हैं तो मैं इनको लिख सकता हूं यहाँ पे कि t1 इज इक्वल टू t, और ये दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, इज इक्वल टू t, t1 t2 इज इक्वल टू t। आप जब यहाँ t पुट करेंगे, साथ साथ आप ये सॉल्व करेंगे, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे जो है ये राइट करना, आप साथ साथ सॉल्व करेंगे जी। तो क्या है कि t1 इज इक्वल टू t2, तो आप ऊपर भी जहां पे t1 t2 है वहां पे t पुट कर दें और नीचे भी आप क्या करें, t पुट कर दें। ऊपर आपने t पुट किया, कॉमन ले लें, नीचे आपका क्या बन जाएगा, 2t, t जो है वो t से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फार्मूला क्या आ जाएगा, और ये है दो वेलोसिटीज के लिए, टू इंटरवल के लिए, टू इंटरवल। जब हम इंटरवल कहते हैं एक, तो उसमें जो है वो स्पीड और वेलोसिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं रहता। एक इंटरवल में वो आप एक स्ट्रेट लाइन में इंटरवल ले रहे हैं छोटा सा, जिसमें बिल्कुल टाइम स्पैन जो है वो कम होता है, तो वहां पे आप ये इंटरचेंजेबली आप इसको ऐड वो यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको रिजल्ट क्या मिला कि जब आपके पास बॉडी मूव कर रहा होगा और डिस्टेंसेस डिफरेंट होंगे और टाइम इंटरवल सेम होगा दोनों इंटरवल का,
दोनों इंटरवल के टाइम सेम होंगे, डिस्टेंस डिफरेंट होंगे, तो उस वक्त क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी स्पीड फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ स्पीड ऑफ बोथ इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे, क्या कि इस केस में क्या है, इस केस में डिस्टेंसेस तो सेम है बट टाइम क्या है, ये जो आपके पास t1 है, t1 इज नॉट इक्वल टू t1 इज नॉट इक्वल टू t2, t1 इज नॉट इक्वल टू t2। इस केस में आपके पास क्या है कि t1 जो है वो नॉट इक्वल टू 2t है और डिस्टेंसेस जो है वो क्या है, सेम है, डिस्टेंस कवर डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम डिफरेंट है। ये कैसे हो सकता है, आप इसको जरा इमेजिनेशन में लाया करें। कैसे हो सकता है कि लेट्स सपोज आप गए, आप बाजार गए, जाते हुए बड़ा रश था, आपका टाइम ज्यादा लग गया, वापसी पे रश कम था, आप जल्दी घर पहुंच जाए, तो डिस्टेंस तो आपका सेम रहा बट बोथ इंटरवल में आने और जाने में आपका टाइम चेंज हुआ। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, ऊपर वही पहले वाला फार्मूला, वही जो आपने अभी यूज किया था, ये वही वाला फार्मूला आप दोबारा यहाँ पे यूज करेंगे, वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2। अब यहाँ पे आप t को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, S1 ओवर V1, S2 ओवर V2, S कॉमन ले लेंगे और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, एवरेज वी एवरेज इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट प्लस सम, 2 इंटू प्रोडक्ट प्लस सम, क्या मतलब है 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, कि यहाँ पे अगर टाइम डिफरेंट होगा, कवर डिस्टेंस सेव होगा, तो एवरेज स्पीड फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा कि उन दोनों इंटरवल की स्पीड को ऐड कर दें, सॉरी मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाय उनका सम लिख दें, मल्टीप्लाई कर दें 2 से। तो ये आपके पास एवरेज स्पीड फाइंड करने के 3 फार्मूले मैंने आपसे डिस्कस किए। अगर आपको अभी तक किसी बात की समझ नहीं आई तो आप वो भी बता दें, और हमारे पास मैं आपको एक एमसीक्यूज जो है वो राइट करवाने जा रहा हूँ, जरा आप उसका आंसर जो है वो चैट बॉक्स में देंगे, रेडी हो जाए। क्वेश्चन ये है, कंसीडर अ बॉडी which is moving from, consider a body which is moving from point A to B। ये पॉइंट A है, पॉइंट A to B in 3 seconds, in 3 seconds, which are 10 meter further apart, which are 10 meter farther apart। इन दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 10 मीटर है, और एक बॉडी है वो 3 सेकंड में ए से बी गया है और 3 सेकंड में ही बी से ए आया है। आप क्या करें, उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करें। आप क्या करेंगे, उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। डाटा अगेन लिखवा देता हूं, कंसीडर अ बॉडी विच मूव्स from point A to B in 3 seconds and point A to B are 10 meter further apart. Find the average speed of the body. जी, I am waiting for your answer. जी, जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हमने ग्राफ डिस्कस करने हैं। आंसर आना स्टार्ट हो गए, गुड, रिपीट, यस। मैंने ये कहा कंसीडर अ बॉडी विच मूव्स फ्रॉम ए टू बी, which moves from A to B in 3 seconds। आई एम सॉरी अगर मैंने फर्स्ट टाइम में पहले जो मैंने स्टेटमेंट बताई उसमें टाइम सेम रखा, मैं रिपीट कर देता हूँ।
Consider a body which moves from A to B in 3 seconds, which are 10 मीटर farther apart. दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है. एंड अगेन moves from B to A in 5 seconds. सॉरी, अगर मैंने वो नहीं बोला तो in 5 seconds. Then find the average speed of a body. जाने का जो टाइम है वो 3 सेकंड है, वापसी का टाइम 5 सेकंड है. आसान कर देता हूं, डिस्टेंस 10 मीटर है. एवरेज स्पीड फाइंड करें. थोड़ा जल्दी आप सब पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी. आपकी पार्टिसिपेशन इस केस में बहुत जरूरी है. आप आंसर करेंगे और मैं आगे चलूंगा. जल्दी. Consider a body which moves from point A to which moves from point A to B in 3 seconds, which are 10 meter further apart, and then B to A in 5 seconds. Then B to A in 5 seconds. Find their average speed. Find its average speed. अभी तक किसी का आंसर नहीं आया. और आसान कर देता हूं. जस्ट करना ये था कि आपने जब बॉडी ए टू बी किया तो आपको आपके पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है. V1 फाइंड कर लेनी थी और वापसी पे भी आपने V2 फाइंड कर लेनी थी और डायरेक्ट फार्मूला लगा देना था, जो फार्मूला भी आपको इन तीनों केसेस में से जो है वो लगता है कि वो सुटेबल है. चलें जी, आप ये सॉल्व कर लीजिएगा, हम आगे मूव करते हैं. मैंने खुद से लिखवाया था तो अभी इधर जो है ना, मैंने खुद भी इसका आंसर नहीं निकाला. वेरी सिंपल है, लेकिन मुझे यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा. तो आप गुड, किसी का आंसर तो आ गया है 2.5 मीटर पर सेकंड. जी, कोई तस्दीक करेगा इसकी जो सॉल्व कर रहे हैं? क्या कोई तस्दीक करेगा? जो सलीम अहमद ने आंसर दिया है 2.5. एक मिनट, ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी किया करें. तो आपको पता है टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, तो हमारे पास टॉपिक्स बहुत ज्यादा है. हम कोशिश कर रहे हैं कि शुरू में आपको जो है वो ज्यादा हर टॉपिक को टाइम दिया जाए, लेकिन हमें स्पीड लगाना पड़ेगी, अदरवाइज हमारा सिलेबस कवर नहीं होगा. जी चलें जी, गुड हो गया जी. स्टार्ट करते हैं आगे. अच्छा, अब आप क्या करेंगे, स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में कुछ पॉइंट आप लिखेंगे अपने पास, नोट करेंगे. क्या नोट करेंगे? फर्स्ट पॉइंट कि जैसे हमने ये कहा था कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो. उसी तरह आप अपने पास नोट करके रखेंगे कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इन मोशन कैन नेवर बी जीरो. Speed of a body in motion can never be zero, but velocity of a body in motion also can be equal to zero. और वो केस कौन था जब when a body is moving along a closed path. जैसे डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता था इन मोशन में, वैसे ही स्पीड जीरो नहीं होगी इन मोशन में. लेकिन जैसे डिस्प्लेसमेंट अलोंग क्लोज पाथ जीरो हो सकता था, वैसे ही वेलोसिटी अलोंग क्लोज पाथ जीरो हो सकती है. नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करेंगे यहां पे. नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करेंगे यहां पे, और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा? आप लिखेंगे कि जो रेशियो है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट की, रेशियो
डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस को ऐसे नोट कर रहा हूँ, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट की याद रखना है कि ये रेशियो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होती है, हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी 1 भी हो जाती है जब आपके पास वो बॉडी मूव कर रहा हो along straight line. When a body is moving along a straight line, then ratio of distance to displacement will be equal to 0, and all other cases ratio will be greater than 1. नेक्स्ट पॉइंट, इसी को आप मैच करेंगे किसके साथ, स्पीड के साथ, कि रेशियो ऑफ स्पीड टू वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी की जो रेशियो होती है वो भी हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होती है। और जब बॉडी मूव कर रहा हो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो फिर जो रेशियो होती है वो इज इक्वल टू 1 होती है। यही वो रीजन थी कि जिसके लिए मैं पिछले केस में जहां पे मैं केसेस डिस्कस कर रहा था तो मैं फिर वेलोसिटी और स्पीड में कोई फर्क नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वहां मैं स्ट्रेट लाइन मोशन लेके चल रहा था। जी, अब आप पूछेंगे कैसे कैसे वेलोसिटी कैसे जीरो हो सकती है। यस, देखें आपके पास ये हमने कल भी जो है एक एग्जांपल डिस्कस की थी, और एग्जांपल ये क्या थी कि हमारे पास एक बॉडी है, वो बॉडी अपवर्ड गया और ये बॉडी फिर क्या आया, डाउनवर्ड आया। पहले बॉडी क्या गया, अपवर्ड गया, और फिर ये क्या आया, डाउनवर्ड आया। इस केस में इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, इस केस में इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो फिर इस बॉडी की ये जो क्लोज पाथ के अलॉन्ग मूवमेंट है, इस मूवमेंट में वेलोसिटी भी जीरो होगी। क्लियर? यहां तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो बता देंगे, हम फर्दर मूव करेंगे, हम फर्दर मूव करेंगे। एवरेज स्पीड के केसेस डिस्कस कर लिए, हम आगे फर्दर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकता है, और कोशिश किया करें कि क्वेश्चन किया करें अगर बनता हो तो। जी, स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डियर स्टूडेंट, जब मैं बात करूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तो सबसे पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय ग्राफ, कि आखिर ये ग्राफ क्या होता है, आखिर ये ग्राफ क्या होता है। तो मैं पहले बजाय इसके कि ग्राफ की बातें ऐसे शुरू कर दूं, हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ जो है वो दो क्वांटिटीज की आपस में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ग्राफ is used to represent the relation of two quantities. The graph is used to describe the relation between two physical quantities. कैसे? देखें, जैसे आपने ये ग्राफ पहले बनाए होंगे कि आपने क्या किया था, आपने सेकेंड ईयर में ओम लॉ यहाँ आई रखा था और यहाँ आपने वी रखा था और आपने ग्राफ ड्रा किया था ओम लॉ में करंट और वोल्टेज के दरमियान। तो यही ग्राफ है। अब ग्राफ के बारे में आपने दो बातें याद रखनी होंगी। हर ग्राफ के पास दो चीजें कॉमन होती हैं, हर ग्राफ के पास दो चीजें कॉमन होती हैं। अब यहां मैं ज्यादा राइट नहीं कर सकूंगा, राइट आप करेंगे। फर्स्ट जो यहां चीज होती है वो होती है स्लोप। हर ग्राफ के पास दो चीजें कॉमन होती हैं और इन्हीं दो चीजों को हमने क्या करना होता है, डिस्कस करना होता है। फर्स्ट स्लोप, सेकंड इज एरिया। ग्राफ में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, फर्स्ट स्लोप एंड सेकंड इज एरिया। क्लियर? अब देखेंगे कि स्लोप क्या होता है। पहले स्लोप को डिस्कस कर लेते हैं, फिर एरिया की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और हमने ग्राफ को बड़ी डिटेल में पढ़ने, और ग्राफ से रिलेटेड हर दफा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, एक से ज्यादा भी आते हैं ग्राफ से रिलेटेड, तो आपने इसको गौर से समझना होगा। देखें क्या होता है जी स्लोप। अब अगर आप स्लोप की डेफिनेशन लिखेंगे तो आप सिंपल ये लिखेंगे यहाँ पे कि स्लोप जो है ये इक्वल होता है किसके, कि
आपके पास जो बॉडी मूव कर रहा है, जिन दो क्वांटिटीज का ग्राफ आप डिस्कस करने जा रहे हैं, उस ग्राफ के अंदर अलोंग वाई एक्सिस कितना चेंज आया है और अलोंग एक्स एक्सिस कितना चेंज आया है। अलोंग वाई एक्सिस कितना चेंज आया है और अलोंग एक्स एक्सिस कितना चेंज आया है। ये हमारा क्या कहलाता है, ये है स्लोप। क्या? चेंज, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, चेंज अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। इसको अगर दूसरे लफ्जों में इक्वल टू लगा के आप आगे लिखेंगे, इक्वल टू लगा के आप आगे लिखेंगे कि इसको हम लिखते हैं राइज, इसको हम क्या लिखते हैं, राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। कि आपके पास वो बॉडी जो है वो उसने कितना ऊपर राइज किया और कितना उसने रन किया। क्या मतलब है कि उस बॉडी ने जो है वो कितना, राइज का मतलब क्या है कि वो अलोंग वर्टिकल कितना मूव किया उसने, और रन का मतलब है कि अलोंग हॉरिजेंटल कितना मूव किया। इनकी रेशियो भी क्या कहलाती है, स्लोप। अच्छा, आगे चलेंगे तो आगे फिर आप इक्वल टू लगाएंगे और आप देखेंगे कि हमारे पास किसकी रेशियो होती है, P ओवर B की। क्या मतलब है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। आगे आप फिर इज इक्वल टू लगाएंगे और आप यहां पे लिखेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ये तो इक्वल होता है किसके, tan थीटा के। ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। इसका मतलब क्या हुआ कि आवर ग्राफ, आवर स्लोप ऑफ ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। क्लियर? आवर स्लोप is directly proportional to theta and theta is यहां पे used in tan। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan है, अब यहां पे जितनी वैल्यू हम थीटा यहां पे रखेंगे, जितनी वैल्यू tan की होगी उतनी ही स्लोप की होगी। अब tan को फिर देखते हैं, tan क्या करता है, tan हमें क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे देगा। देखें, अगर मैं देखूं 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, तो मेरे पास ये tan वैल्यू देता है 0। अब अगर यहाँ पे मैं देखूं 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे मेरा ये tan मुझे वैल्यू देगा इन्फिनिटी। क्या देगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब कि जब एंगल इंक्रीज करता है फ्रॉम 0 टू 90, देन स्लोप इंक्रीजेस, and when angle moves from 90 to 0, then slope decreases। क्लियर? यहां तक स्लोप के बारे में, स्लोप के बारे में कोई बात समझ नहीं आई तो यहां आप वैल्यूज पुट करेंगे, आप थीटा 0 पुट करें जी। हमने क्या देखा कि tan जो है, tan थीटा के इक्वल आ गया स्लोप। अब थीटा की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे तो आपके पास जो स्लोप है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। आप थीटा 0 पुट करेंगे, फिर 30 पुट करेंगे, फिर 45, फिर 60, फिर 90, आप चेक करेंगे कि वैल्यू ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। वैल्यू ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। एक और पॉइंट यहां पे आप मेंशन करेंगे जी। देखें जी, मैंने ये ग्राफ आपके सामने शो किया है, ये क्वाड्रेंट शो किए हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है सेकंड, ये क्या होता है थर्ड, और आपके पास नेक्स्ट क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखें, आपको पता है कि tan पहले और तीसरे में क्या होता है पॉजिटिव। इसका मतलब कि वैल्यू ऑफ योर स्लोप will be positive in first and third quadrant and your value of your slope will be negative from second and fourth quadrant। क्लियर? ये पॉइंट भी आप अपने पास नोट करके चलेंगे, ये पॉइंट भी आप अपने पास नोट करके चलेंगे और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि जब आपके पास जो है वो एंगल इंक्रीज करता है तो स्लोप भी इंक्रीज करता है, जब आपका एंगल डिक्रीज करता है तो स्लोप भी डिक्रीज होता है। क्लियर?
यहां तक बात समझ आ गई। अब कहानी रही कि जी स्लोप फाइंड कैसे करते हैं। अब देखें, मैंने आपको बता दिया कि राइज एंड रन की जो रेशो होती है, लेट्स सपोज आप ले रहे हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपका स्लोप क्या आएगा, डी ओवर टी। तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशियो क्या देती है आपको, v देती है। इसका मतलब कि इस केस में जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रहे होंगे तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। स्लोप ऑफ लिखेंगे, आप लिखेंगे और फिर साथ शेप्स खुद बनाएंगे। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ velocity time graph is equal to acceleration. Slope of velocity time graph is equal to acceleration. Next, slope of distance time graph is equal to speed. Next, slope of distance time graph is equal to speed. Slope of momentum time graph is equal to force. स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज इक्वल टू फोर्स, मोमेंटम ऊपर और टाइम नीचे। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल टू पावर। स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल टू पावर। स्लोप ऑफ करंट वोल्टेज ग्राफ इज इक्वल टू कंडक्टेंस, जी ओहम लॉ। आई और वी की जो रेशियो होती है वो किसके इक्वल होती है, जी के इक्वल, कंडक्टेंस के इक्वल। और उसको उल्टाएंगे तो फिर आपके पास रेजिस्टेंस आती है आर। क्लियर। तो यहां से मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप डी ओवर टी करेंगे राइज ओवर रन वी आएगा, वी ओवर टी करेंगे ए आएगा, आप एस ओवर टी करेंगे स्पीड आएगा, आप लीनियर मोमेंटम ओवर टी करेंगे फोर्स आएगा, आप वर्क डन ओवर टी करेंगे पावर आएगा, आप करंट ओवर वी करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास कंडक्टेंस। क्लियर। यहां तक मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब मैं मूव करता हूं इसी ग्राफ के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप ग्राफ तो पढ़ लेते, लेकिन अगर आपको इन बातों की समझ नहीं आएगी तो फिर इनके पढ़ने का कोई फायदा नहीं जी। नेक्स्ट क्या है, एरिया। नेक्स्ट क्या है, एरिया। एरिया लिखेंगे आप और लिखेंगे कि जो एरिया होता है, एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया जैसे वो था ना राइज ओवर रन, यहाँ पे वो डेल वाई ओवर डेल एक्स, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेल वो थी डेल वाई ओवर डेल एक्स की रेशियो, और ये है डेल वाई ओवर डेल एक्स का प्रोडक्ट, डेल वाई ओवर डेल एक्स का प्रोडक्ट। यहां तक बात समझ आ गई, डेल एक्स और डेल वाई का प्रोडक्ट। दूसरे लफ्जों में ये है परपेंडिकुलर ओवर बेस का प्रोडक्ट, सॉरी परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस का प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई कह रहे तो फिर प्रोडक्ट क्या जी, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस। कयूम रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है जी। जी एरिया आ गया, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस आप मूव करेंगे और आप डिफरेंट ग्राफ्स का एरिया फाइंड करते हुए चलेंगे। क्या है, लेट्स सपोज मैं वही ग्राफ दोबारा बना लेता हूं कि ये मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा dt, और ये किसके इक्वल होता है, dt। एक बात यहां पे और भी नोट करेंगे कि जरूरी नहीं है कि आपको ये स्लोप और एरिया हमेशा कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी देंगे, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपको स्लोप और एरिया कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी दे, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे, जैसे अभी देखें मैंने जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एरिया फाइंड किया, डिस्टेंस और टाइम का एरिया फाइंड किया तो वो आया मीटर सेकंड, और मीटर सेकंड किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, इसका मतलब है आप लिखेंगे नो फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब आप एरिया फाइंड करेंगे
वो भी आएगा मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर सेकंड। तो मीटर सेकंड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, तो आप यहां पे लिखेंगे नो फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट, स्पीड टाइम ग्राफ। जब आप स्पीड टाइम ग्राफ लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा s इज इक्वल टू वी टी। तो आपको यूनिट मिलेगा मीटर। इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। एरिया ऑफ, आप स्टेटमेंट बना के लिखते जाएंगे कि एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल, गिव नो फिजिकल क्वांटिटी। एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ results no physical quantity. Area of speed time graph result distance. Area of velocity time graph results displacement. Area of acceleration time graph, area of acceleration time graph, जी नोट करते चले जाएंगे। एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, बताएंगे एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आएगा। एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करना, जल्दी विद इन 1 मिनट आपका आंसर आना चाहिए, बल्कि 30 सेकेंड, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। जी जी नेक्स्ट, नेक्स्ट जी वेलोसिटी, वेलोसिटी नेक्स्ट, बताते जाएं, कोई इश्यू नहीं है, आपकी पार्टिसिपेशन देखी जाएगी बस। कोई और, वेलोसिटी नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट जी। सबने आंसर दिया यहाँ पे वेलोसिटी का, और मैं आपसे एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था क्योंकि आपने फौरन से यही गलती करनी है। देखें यहाँ पे ये कोई बात नहीं, आपने आंसर वेलोसिटी दिया, गुड, आप आपके माइंड में जो भी था आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि जो एरिया होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का वो इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी। किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी। जी किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी ना लिख के आप क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी ना लिख के आप क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर? यहां तक आपको बात समझ आ गई? तो अब हमने आगे मूव करना है, और मैंने आपको 2-3 जो है वो डायग्राम की शेप्स के एरिया बता के फिर आपको इंशाल्लाह सुकून से ग्राफ पे लेके आ रहा हूं मैं। जी यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो आगे स्टार्ट करते हैं जी। यहां पे देखें, यहां पे देखें, अब आपके पास अगर आपसे कोई पूछे कि जी ये आपके पास क्या है, एक एक जो है वो स्क्वायर है, आप इसका एरिया बताएं। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? सिंपली बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। स्क्वायर का एरिया जस्ट क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। नेक्स्ट, लेट सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लेट सपोज यहां पे, आई एम सॉरी, कोई नेट कनेक्शन की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं जी। तो यहाँ पे क्या मैं कह रहा था कि आपके पास यहाँ पे जो एरिया होगा किसका? स्क्वायर और रेक्टेंगल का मैंने बता दिया था। अब मैं किसका बताने लगा हूँ आपको? ट्राइएंगल का। किसका बताने लगा हूँ? ट्राइएंगल का एरिया। ट्राइएंगल का एरिया क्या होगा जरा गौर से देखना है। ये मेरे पास एक ट्राइएंगल है। ट्राइएंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? देखें कैसे, अब आप गौर से देखेंगे ना, तो ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल कटी हुई है, या रेक्टेंगल या एक स्क्वायर कटी हुई है। इसका मतलब कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल में 2 ट्राइंगल होती हैं। तो जब आप इसका एरिया लेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 1/2। 1/2
2 लगा के आप आगे क्या कर देंगे, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एक एरिया आप और चेक करेंगे, ये एक एरिया आप और चेक करेंगे और वो आपका क्या होगा, ये लेट सपोज ये क्या है, इसको बोलते हैं ट्राइपोजियम। आप जैसे भी इसको पढ़ लें, ट्राइपीजियम, ट्राइपोजियम, पीजियम, जो दिल करे पढ़ते रहे, ट्राइपीजियम। तो क्या होता है, इसमें आपके पास एक साइड ये ए है, एक साइड ये बी है। याद रखना है कि जो इसकी पैरेलल साइड होती है वो आपने चेक करनी है। पैरेलल साइड चेक कर ली, फिर यहां से आप एक वर्टिकल लाइन लेंगे और वो क्या होगी, इसकी हाइट होगी। वो क्या होगी, इसकी हाइट। तो आप जब इसका एरिया लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, 1/2 सॉरी, ठीक है, 1/2 इंटू ए प्लस बी, ये जो पैरेलल साइड्स है इनका सम, और मल्टीप्लाई बाय आप कर देंगे किसके साथ, हाइट के साथ। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, हाइट के साथ। तो ये अब तक हमारे जो एरिया और स्लोप का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ। अब मैं चुटकियों में आपको ग्राफ की तरफ लेके चलता हूं, ग्राफ की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं, और सिर्फ एक सेकंड में हम जो है थोड़ा स्विच करेंगे एक और फाइल पे, या मैं थोड़ा सा आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी दिखा सकूंगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहां तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो जी भाई कमेंट करें जी। अगर यहां तक कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं जी, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है जी। जी कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। यहां तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आ गई है तो गुड, क्लियर, गुड जी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पहले, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने पहले, यहाँ पे नोट्स में मेंशन नहीं है तो मैं आपको मेंशन करवा देता हूँ जी। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ग्राफ बनाऊंगा और जो उसके साथ डाटा होगा वो आप खुद करेंगे। मैं ग्राफ बनाऊंगा और डाटा आप खुद करेंगे जी। अब गौर से देखेंगे जी, हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। पहले जरा चेक करें, जी मैं आपके सामने ग्राफ ड्रा कर रहा हूं और फिर जो इनका डाटा होगा मैं वो आपको राइट करवाता हूं। मैं आपके सामने ग्राफ ड्रा कर रहा हूं और फिर मैं आपको इनका डाटा जो है वो भी राइट करवा देता हूं। इसके मैं आपसे 6 ग्राफ डिस्कस करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन ग्राफ को बड़ी क्लियरली पिक करेंगे, क्योंकि जो पहले हम ग्राफ पे कर चुके हैं काम वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ये 6 ग्राफ आपके सामने बन चुके हैं। अब इन ग्राफ में मैं आपको डिफरेंट जो है वो डाटा पुट करके आपको दिखाऊंगा। जरा देखें, मेरा पहला ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन, और याद रखें कि ये सारे जो हैं वो हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब सबके साथ मैं नहीं लिखता, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। पहले ग्राफ की आप ग्राफ बनाएंगे और आप साथ मेंशन करेंगे जो डाटा मैं आपको, अगर नहीं भी लिखते आप तो आगे ये मेंशन भी हैं, लेकिन फिर भी आप यहां पे नोट करेंगे जी। पहला पॉइंट कि जब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल पैरेलल टू टाइम एक्सिस, याद रखना है इस ग्राफ को कभी स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ना, इस ग्राफ को कभी स्ट्रेट लाइन, ये जो मैंने सेकंड ड्रा किया है इसको पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, इसको पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन। जो पहला ग्राफ है
इसको पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अच्छा नेक्स्ट ग्राफ मैंने ये ड्रा कर दिया। अब पहले इन 3 ग्राफ को देख लें। ये 3 ग्राफ हैं यूनिफॉर्म के। देखें अब यहां पे ये क्या बता रहा है, ये आपसे ये बता रहा है कि जो बॉडी है ये जो मूव कर रहा है, ये जो बॉडी, पहले तो इसका स्लोप देखेंगे तो वो क्या है, वो वेलोसिटी के इक्वल आएगा। डिस्प्लेसमेंट टू टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप वेलोसिटी के इक्वल आएगा। और जो इसका एरिया होता है, वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल नहीं होता जी। अब इसमें देखें डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी इज एट रेस्ट। यहां पे पहला पॉइंट आप तीन जो है वो कॉलम बना लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्लोप, एक्सेलरेशन। जी मैं इसका स्लोप लिखवा चुका, इसका एरिया लिखवा चुका। डिस्प्लेसमेंट, यहां पे यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट चेंज भी नहीं हो रहा, इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट। इफ displacement is not changing, then velocity will be equal to 0. और अगर आप मुझसे क्वेश्चन करते कि सर यहाँ पे डिस्प्लेस वेलोसिटी कैसे 0 हुई, तो मैं आपको बताता कि यहाँ पे चूंकि स्लोप 0 है। आप पूछेंगे भाई स्लोप कैसे 0 है, क्योंकि हमने इस लाइन का एंगल लेना होता है अलोंग टाइम एक्सिस। इस ग्राफ का जो मैंने लाइन ड्रा की है, आप कोई भी ड्रा करेंगे उसका जो आप एंगल लेते हैं वो अलोंग टाइम एक्सिस लेते हैं। और यहाँ पे ये लाइन ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के। क्या मतलब है, यहाँ पे एंगल डियर स्टूडेंट 0 है। यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है। और tan 0 क्या होता है, 0। स्लोप 0 है यहाँ पे स्लोप 0 जब होगा तो भाई वेलोसिटी स्लोप ही तो है इस ग्राफ का। वेलोसिटी क्या है, इस ग्राफ का स्लोप है। तो स्लोप विल इज, इफ स्लोप इज इक्वल टू 0 then velocity will also equal to 0, and when velocity is equal to 0 then acceleration will also be equal to 0. अब जरा सम अप करें। पहला पॉइंट के स्लोप ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, area of this displacement time graph is equal to m meter second, which is not equal to any physical quantity. Next, displacement is uniform. It means the body is at rest. It means the body is at rest. Velocity of this graph having straight line parallel to time axis will be equal to 0. Because why it is equal to 0? Because slope of this graph is equal to 0. And how slope of this graph is equal to 0? Because this straight line making an angle 0 with time axis, and when we take tan 0 it will result 0. Clear? And when velocity will be equal to 0 then acceleration will also be equal to 0. Next point, नेक्स्ट ग्राफ। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ऐसे समझ लिया तो कभी ग्राफ की बात आप नहीं करेंगे बैठ के कहीं भी जी। ग्राफ नेक्स्ट, मेकिंग एंगल थीटा, और ये स्ट्रेट लाइन है, इसको आप पढ़ सकते हैं स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या है, आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। और याद रखें कि ये डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है ये यूनिफॉर्म है। क्या मतलब है कि हियर इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। या अगर ये यूनिफॉर्मली जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर ये क्या कर रहा है यहां पे, एक्सक्यूज मी जी, ये क्या कर रहा है, अगर ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है तो फिर मैं यहां पे क्या मेंशन करूंगा कि अगर ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है तो फिर क्या होगा, इस केस में जो यहां पे वेलोसिटी प्रोड्यूस होने वाली है
वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। क्यों? इन दिस केस बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। In this case, body is covering equal displacement in equal interval of time. Then velocity is said to be uniform. Excuse me. जी, velocity uniform है dear student, velocity uniform है, इस केस में velocity uniform है। और अच्छा, अभी आपने फिर ये क्वेश्चन नहीं किया कि हाउ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म इन दिस ग्राफ। भाई देखें, यहां पे आप टेंजेंट लेंगे, आप क्या लेंगे, टेंजेंट लेंगे हर एक पॉइंट पे। यहां पे आप टेंजेंट लेंगे और वो टेंजेंट क्या होगा, वो टेंजेंट आपको हर एक पॉइंट पे सेम वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब कि इन दिस ग्राफ स्लोप विल बी यूनिफॉर्म, will be constant. Slope of this graph at any point gives same value. Then if slope is uniform, then velocity will also be uniform. And as we know that when body is moving with uniform velocity, then its acceleration is always equal to 0. जी, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखें, इस केस में आप क्या देख रहे हैं, इस केस में थर्ड केस में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम and this decrease is uniform, and this decrease is uniform. यहाँ पे ये जो डिक्रीज होगा ये क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे जो डिक्रीज होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, देन इन दिस केस वेलोसिटी विल बी आल्सो इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि डिक्रीज भी तो भाई यूनिफॉर्म है। एक फर्क होगा, जो पहले वाला केस था उसमें वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और अब वेलोसिटी नेगेटिव होगी, अब वेलोसिटी नेगेटिव होगी। क्लियर? और इस केस में अगेन क्या होगा, आपका स्लोप कांस्टेंट होगा। इस केस में अगेन आपका क्या होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा। क्यों? स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप लेंगे वो आपको एक ही वैल्यू देगा। लेकिन पहले केस नंबर 2 में यहां पे स्लोप इंक्रीज कर रहा था, लेकिन अब स्लोप डिक्रीज कर रहा है। केस नंबर 2 में स्लोप पॉजिटिव था और केस नंबर 3 में स्लोप नेगेटिव है। और एक्सेलरेशन इस केस में भी क्या होगा डियर स्टूडेंट, विल बी इक्वल टू 0। बस इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे अगर मैंने जोर लगा दिया तो आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपके लिए खेल बन जाएगा। जी, यहां तक क्लियर है? मैं थोड़ा स्पीडली मूव करके अगले 3 जो है वो ग्राफ जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूं। अगले 3 ग्राफ में जल्दी जल्दी कवर करता हूं। देखें, अब जो मेरे पास ग्राफ हैं, अब मेरे पास ग्राफ है वेरिएबल के। पहले मेरे पास ग्राफ किसके थे, पहले मेरे पास ग्राफ थे कांस्टेंट के, यूनिफॉर्म के। अब ग्राफ किसके हैं, वेरिएबल के। क्लियर? ये ग्राफ आपके सामने है। क्लियर? अब अगर आप ग्राफ नंबर 4 की बात करेंगे तो जल्दी जल्दी बताएं जी, इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट कैसा है। भाई इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट जो है, इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, इस ग्राफ इसका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन दिस इंक्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म। This increase is not uniform. Clear? This increase is not uniform. जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट में जो इंक्रीज है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो क्या है, यूनिफॉर्म
नहीं है, तो फिर क्या होगा, अब आगे इसने डिक्रीज भी होना, ये भी याद रखना। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। और वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी यहाँ पे इक्वल है स्लोप के। वेलोसिटी यहाँ पे इक्वल है स्लोप के। वेलोसिटी यहाँ पे इक्वल है स्लोप के। अब देखें, स्लोप यहाँ पे चेक करें, टेंजेंट लाइन लें तो ये जो है यहाँ पे एंगल ज्यादा है। यहाँ पे देखें, अब अगले पॉइंट भी देखेंगे तो पहले ये 90 के अप्रोच कर रहा था, अगले पॉइंट में ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो रहा है स्लोप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये है कि आपके पास इस केस में ये जो आपके पास स्लोप होगा वो डिक्रीज कर रहा है। इस केस में क्या कर रहा है, स्लोप है डिक्रीज कर रहा है। देखें इस केस में कैसे डिक्रीज कर रहा है, जरा गौर से देखें। अगर मैं यहां टेंजेंट लेता हूं तो मेरा टेंजेंट ये आता है ये, और यहां मैं अगर टेंजेंट लेता हूं तो मेरा टेंजेंट ये आएगा। सॉरी, टच भी करना चाहिए ये ऊपर, चलो मैंने बता दिया, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है बट नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी विल बी वेरिएबल, और वेलोसिटी जो है इस केस में डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब स्लोप ही नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो डियर स्टूडेंट इस ग्राफ नंबर 4 में आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट 5, आप देख रहे हैं कि 5 में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है बट दिस इंक्रीज इज नॉन यूनिफॉर्म। जब ये नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी इस केस में भी वेरिएबल होगी और ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि भाई थीटा इंक्रीज कर रहा है। जरा गौर से देखें कैसे, देखें अब अगर यहां मैं लूं तो यहां ऐसा मुझे ग्राफ मिले, ये मिल रहा है टेंजेंट, और अगर मैं यहां टेंजेंट लूं तो मुझे टेंजेंट ऐसा मिल रहा है बिल्कुल 90 पे। तो इसका मतलब क्या है कि आपका एंगल 0 से जा रहा है 90 की तरफ, इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ 90 से आ रहा है किसकी तरफ, 0 की तरफ 4 में, यहाँ डिक्रीज कर रहा है। यहाँ ग्राफ इंक्रीज कर रहा है पॉइंट नंबर 5 में, ग्राफ नंबर 5 में, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी और इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट ग्राफ, इसमें क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका डिक्रीज कर रहा है जैसे पॉइंट नंबर 3 में था, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये डिक्रीज नॉन यूनिफॉर्म है। इस केस में आपकी वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी, और वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। वेरिएबल होगी और नेगेटिव होगी। इस केस में क्या होगी, वेलोसिटी वेरिएबल होगी और नेगेटिव होगी और डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि यहां थीटा डिक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे थीटा डिक्रीज कर रहा है। जी, और इस केस में भी जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और पॉजिटिव होगा। क्लियर, क्लियर, यहां तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो बता सकता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड हो चुका है। आपको यहां तक कोई बात समझ नहीं आई तो वही बता सकता है। और आपके साथ, इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि 15-20 मिनट की क्लास जो है वो और एक्सटेंड कर ली जाए ताकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे मैं आपको एक ही जो है वो 20 मिनट में मैं आपको आगे 4-5 स्लाइड्स करवा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शुरू में मुझे ग्राफ, स्लोप, एरिया को बहुत जो है वो क्लियरली डिस्कस करके आना था, जिसकी वजह से टेंशन हुई। यहां तक अपना फीडबैक दीजिएगा जल्दी जल्दी, यहां तक अपना फीडबैक दीजिएगा। और पहले ये बता दें कि यहां तक आपको समझ आ गई जी, यहां तक आपको समझ आ गई सर? 6 ग्राफ मैं कर देता हूं, और जी जल्दी 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 आप बताएंगे और फिर हम आगे मूव करेंगे। यहाँ पे ग्राफ नंबर 6 को रिपीट करने का कहा गया है, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। गुड गुड गुड, आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत जरूरी है, आ गई समझ। गुड जी, अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ये देखें, अब ये आप ऐसे ले लेंगे कि आपके पास ये जो ग्राफ है
ये कंटिन्यूशन इसकी है, ये ऊपर वाले ग्राफ की है। ऊपर वाला डिक्रीज हो रहा था यूनिफॉर्मली, भाई ये डिक्रीज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म। बस इसमें आपके पास क्या कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा इस केस में, नेगेटिव होगा। जी, यहां तक अगर कोई बात समझ नहीं आई तो बता सकते हैं। जी, किसने पूछा था 6 ग्राफ? ओके जी, ओके, गुड। अच्छा जी, अब आपसे वोटिंग ये करवानी है मैंने कि ये मैं इसको रिमूव करने लगा हूं, अगर किसी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, वैसे आप नोट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा जी, अब आपसे मैंने जो है वो ये लेना है, वोटिंग करवानी है कि आप क्या चाहते हैं, कि क्या आप 15 से 20 मिनट की क्लास, अब वो आप पे मुनहसर है कि मेरे अभी स्टूडेंट जो है वो बाहर रूम क्लासेस में मौजूद हैं और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा मसला मेरे लिए है, शायद आप लोगों के लिए नहीं है। जी जी, क्या किया जाए, नेक्स्ट 20 से 25 मिनट्स के राउंड अबाउट क्या क्लास अरेंज कर ली जाए, क्योंकि ये मीटिंग एंड हो रही है, जिसमें मैं आपसे जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ शेयर करूंगा, ताकि हम मेरा जो उधर टाइम लगा वो मैं इधर जो है उसको यूज़ कर पाऊँ, वो टाइम साथ यूटिलाइज हो जाएगा। ये ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आपको एक बिल्कुल टेबल मिलेगा जिसमें सारे ग्राफ आपको रिटर्न मिलेंगे, ठीक है। और फिर इस चीज़ से रिलेटेड कोई 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, ये कवर हो जाएंगे तो फिर हम चले जाएंगे आगे रिलेटिव वेलोसिटी पे, और उसके बाद हम बात करेंगे आगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। इसमें अभी एक्सेलरेशन भी मिस है, तो वो भी मैंने आपको करवाना है, एक्सेलरेशन भी मैंने आपको अभी करवाना है। जी, आप अब जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि जी क्या ये क्लास एंड हो रही है, मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करने लगा इसको, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या नेक्स्ट क्लास अरेंज कर ली जाए 20-25 मिनट की। आप कहेंगे तो गुड, अदरवाइज अल्लाह हाफिज। जी, जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा टेंशन मेरे लिए हो सकती है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को छोड़ के आपके पास इधर बैठा। थोड़ा फास्ट चलेंगे आप लोग। जी, गुड गुड गुड, ठीक है। मैं ये क्लास जो है वो एंड कर रहा हूँ, तो इसके बाद फ़ौरन जो है मैं आपको देखता हूँ, अगर इस क्लास का कुछ टाइम बाकी है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ नेक्स्ट क्लास का, तो उसमें 20-25 मिनट जो है वो आप मुझे देंगे, तो उसमें मैं आपको ये कवर करवा दूंगा, ताकि हमारा कुछ पोर्शन जो है आज कवर हो जाएगा। जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके। जी डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं जी। जी, देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं, अब क्या करूँ, डाटा बहुत ज़्यादा, डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोशिश ये कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग से जो है वो आपकी एक बेस अच्छी बन जाए, तो उसके बाद जो है वो अपनी मर्ज़ी की स्पीड हम लगा लेंगे, तो कोशिश ये है। बाकी थोड़ा सा आप भी साथ देंगे, ताकि आपके कमेंट्स अगर जल्दी जल्दी आते जाएंगे, यस आगे चलें, तो फिर मैं आगे मूव करता जाऊंगा। जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखें वेलोसिटी, मैंने आपको बताया था कि आगे हम जल्दी इसको कवर अप कर लेंगे, क्योंकि आगे थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। कैसे, देखें जी, यहाँ पे अगर आप, सर आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है। अच्छा, अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, ये जिन्होंने जिन्होंने म्यूट की अनम्यूट किया हुआ है, ये ज़रा म्यूट करें अपने आप को। एक मिनट, मैं अंदर से सेटिंग कर देता हूँ, शायद आप लोग नहीं कर रहे। जब आप ये अनम्यूट करेंगे तो फिर आपको डिस्टॉर्शन होगी आपके पास। ये जो नुमान मोटू साहब हैं, इन्होंने जो है वो, यस, चलें जी, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा होता जी, क्योंकि आपने खुद ही लिखा हुआ था। जी हाँ,
तो स्टार्ट करते हैं जी। क्या है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा भाई? वेरी सिंपल, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन जो है, जब एक्सेलरेशन को आप लिखेंगे किसके इक्वल, tan थीटा के इक्वल, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एरिया चेक करेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। कोई भी नई बात नहीं आएगी। रेक्टेंगल का एरिया मैं पहले बता चुका हूँ, ट्राइंगल का एरिया मैं पहले बता चुका हूँ, सिर्फ मूव करते जाएंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखें, आप कहते हैं यहाँ एक बात रिमेंबर करें, ये स्लोप के बारे में आपको कुछ रिमेंबर करवाना चाह रहे हैं, तो भाई मैं आपको पहले ये रिमेंबर करवा चुका हूँ कि राइज ओवर रन जो है वो क्या होता है, स्लोप। ये साइड, लेफ्ट साइड पूरी कंप्लीट हो गई, आगे आ जाएंगे। अब ग्राफ है आपके पास, स्ट्रेट लाइन है। क्या मतलब है स्ट्रेट लाइन का? यहाँ पे भाई स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो यहाँ पे देखें, अब अगर आप इस लाइन का स्लोप चेक करेंगे तो वो तो जीरो जीरो आएगा। क्यों? यहाँ पे टाइम के अलॉन्ग क्या है, एंगल जीरो है। जब एंगल जीरो है तो यहाँ पे स्लोप भी क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ स्लोप क्या होगा, जीरो। और जब स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन स्लोप के इक्वल ही तो है। क्लियर? अब अच्छा, यहां तक बात समझ आ गई। और नेक्स्ट आ जाए जी आप, कि आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, बट जो इंक्रीज है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और जो इंक्रीज है वो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है। आपको पता है कि जब आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है विद यूनिफॉर्म, जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या इसको बोलेंगे आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जितना भी होगा, जितना भी होगा, कांस्टेंट का मतलब जीरो भी कांस्टेंट होता है, ये भी खास ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखें यूनिफॉर्म सिर्फ होती तो फिर, हालांकि ये भी यूनिफॉर्म थी लेकिन ये यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। यहाँ एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, जीरो पिछले केस में होगा, यहाँ पे चूंकि इंक्रीज कर रही है। अब देखें नेक्स्ट केस में आप देखेंगे तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे ये डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। कैसे? यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेशन अब भी कांस्टेंट होगा लेकिन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इन तीनों केसेस में, ये आपके पास, सॉरी दोनों केसेस में, जो सेकंड और थर्ड है, इनमें क्या है कि हमारे पास जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्लियर? अब इन्हीं को जो है नीचे कन्वर्ट किया किस में, एक्सेलरेशन में। अभी हमने एक्सेलरेशन का टॉपिक तो नहीं पढ़ा लेकिन ग्राफ जो है अभी साथ साथ बता देता हूँ, एक्सेलरेशन पे मैंने अभी बातें करनी है। देखें नहीं, अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि अगर जो ऊपर वाला दिखाया कि जब वेलोसिटी जीरो होगी, जैसे ऊपर वाला दिखाया है कि जब वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, तो उस वक्त ये, अगर इसी ग्राफ को मैं नीचे ला, इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना चाहूं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो ग्राफ। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा, नेक्स्ट का ग्राफ बनाएं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, तो आप इसको क्या बनाएंगे, जस्ट स्ट्रेट लाइन कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आएंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव में इसको क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। क्या बनाएंगे, नेगेटिव में स्ट्रेट लाइन। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप इन बातों को समझ पाए होंगे जी। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। सिंपल सिंपल बातें वही हैं जो पहले हम कर चुके हैं, बस आपने इनको अंडरस्टैंड करना है। पहले 3 ग्राफ आपने यूनिफॉर्म के देखे वेलोसिटी के, अब आप 3 ग्राफ किसके देखेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। पहला ग्राफ, अब यहाँ पे देखें। अब अगर आप पहले ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास ये ग्राफ जो है ये इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट नॉन यूनिफॉर्मली, और जब ऐसा केस होता है तो इस केस में थीटा भी क्या करता है, इंक्रीज करता है फ्रॉम 0 टू 90, और वैल्यू इंक्रीज करती है, तो इस केस में एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग, क्लियर? एक्सेलरेशन इस केस में क्या करेगा,
इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट अगले ग्राफ पे आ जाए, इसमें क्या होगा, इसमें आपका थीटा डिक्रीज करेगा, इसमें आपका क्या करेगा, थीटा डिक्रीज करेगा, और वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही है नॉन यूनिफॉर्मली। तो अब क्या होगा, थीटा के डिक्रीज करने से यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा। क्लियर, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ तक आपको हर बात समझ आ गई, तो हम अब आगे मूव करते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पे, ये ग्राफ हमने डिस्कस कर लिए पहले, बस इनको छोड़ दें। ये ग्राफ पहले डिस्कस, आप अपोजिट में भी कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन यहाँ पे एक ग्राफ मैंने आपको दिखाना है, बाकी बातें बिल्कुल सिंपल हैं, सिर्फ एक ग्राफ आप देखेंगे, ये जो है इसके साथ, ये आज देखें यहाँ पे, थैंक यू, यहाँ पे जो है आपके पास इस केस में कि अगर हम ये कहें, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी पहले जो है वो इंक्रीज कर रही थी, फिर डिक्रीज किया, जैसे ये दोनों ग्राफ हैं, पहले वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज हुआ। अगर इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपसे को पूछे तो आप क्या करेंगे, इसको आप पैराबोला की शक्ल में बना देंगे। अब अगर आपसे कोई इसका ये पूछे कि जनाब ये जैसे ये दोनों ग्राफ खड़े हैं राइट साइड पे, कि पहले वेलोसिटी क्या कर रही थी, पहले वेलोसिटी इंक्रीज करे फिर वो डिक्रीज करे, पहले क्या करे, सॉरी, पहले डिक्रीज हो पॉजिटिव में और फिर डिक्रीज हो नेगेटिव में, तो फिर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जरा गौर से देखें, तो फिर कुछ इस तरह से बनेगा। मैं थोड़ा स्पीडली मूव कर रहा हूँ, सारे ग्राफ डिस्कस, ये देखें ये वाला, कि पहले वेलोसिटी इंक्रीज की डिक्रीज हुई इधर, और फिर किस में चली गई, आगे रिवर्स में नेगेटिव। तो फिर क्या होगा कि आपके पास पहले जो डिक्रीज हो रहा था वो यहाँ पे दिखाया है हमने ये, और नीचे जो दिखाया है वो यहाँ पे, जब वो नेगेटिव में चली गई तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इन बातों को आप गौर से देखेंगे, और यहाँ पे थोड़ा, और एक्सेलरेशन के मैंने कुछ ग्राफ जानबूझ के स्किप किए हैं, क्योंकि जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक के साथ हम इसको भी क्या करेंगे, साथ मिला के चलेंगे, ये मैंने जानबूझ के स्किप किए हैं। वेलोसिटी वाले ग्राफ अभी तक आप देख ले, जो इजी थे मैंने एक्सेलरेशन करवा दिए, जिसमें ज्यादा बातें करनी है वो मैंने अभी स्किप कर दी है जी। नेक्स्ट आपके पास आपको टेबल मिलेगा, टेबल में कोई नई चीज नहीं होगी, यही बातें जो हमने अभी की थी वो सारी बातें यहाँ पे हम उनको रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये टेबल आप देखेंगे जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के सारे केसेस, टोटल केसेस, इससे हट के कोई ग्राफ नहीं आता वेलोसिटी से रिलेटेड। डिस्प्लेसमेंट के मैंने आपको 6 करवा दिए हैं, वेलोसिटी के ये 6 से भी ज्यादा हैं, ठीक है। अब आते हैं हम प्रॉब्लम्स पे जी। पहला प्रॉब्लम क्या कहता है कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट अ सर्टेन टाइम इज गिवन बिलो, कि आपको डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आपको क्या है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और हम क्या कर रहे हैं, साथ टाइम इंटरवल ले रहे हैं, कि पहले 0 पे वो क्या था, -2 पे, 1 पे कहाँ चला गया, 0 पे, 2 पे जब टाइम 2 सेकंड था तब 6 मीटर, और जब 3 था तो 16। आपसे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोशन करेक्टली, कि ये जो बॉडी मूव कर रहा है इसकी मोशन कैसी है, इसकी मोशन कैसी है। हम क्या करते हैं, हम इन चारों पॉइंट्स का, चारों पेयर जो हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, हम इन चारों पेयर्स के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी, और फोर्थ के लिए भी। अब फिर जो रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से देखेंगे कि ये यूनिफॉर्म है, ये वेरिएबल है, ये कैसी है, एक्सेलरेटेड है, डिसएलरेटेड है, सारी बातें देखें। तो हमने पहले V1 फाइंड की, क्या किया कि जी हमने फाइनल में से, अब देखिए ना, चेंज लेनी होती है, अगले के साथ चेंज लेते हैं, तो इसके लिए तो 0 फाइनल है, 0 माइनस इंटू -2 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ चेंज कितनी है, 1 की। यहाँ टाइम में फर्स्ट जो इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल उसमें चेंज 1 है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट में देखा, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में देखा तो 6 माइनस 0, 2 माइनस 1, 1 अगेन, 6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट में क्या देखा, 10 मीटर पर सेकंड। इससे आपने क्या देखा, इससे आपने ये देखा कि जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है,
इंक्रीज कर रही है। और उसका इंक्रीज कैसा है कि 2 + 4 6, 6 + 4 10। इसका मतलब ये है कि आगे वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट है वो यूनिफॉर्म है। पहला पॉइंट यूनिफॉर्म है। और फिर ये जो वेलोसिटी आई है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये बॉडी एक्सेलरेटेड है। क्या मतलब है? वेलोसिटी अगर पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और वहां उस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेटेड। तो पहला न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो फास्टली साथ साथ चलते जाएंगे जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर हमारा ये 21 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा ग्राफ यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है? तो वेरी सिंपल है कि आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो फर्स्ट वाला है स्ट्रेट लाइन, ये रिप्रेजेंट करता है मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। बाकी सेकंड भी वेरिएबल को शो करता है। थर्ड जो है वो तो वैसे ही रेस्ट को शो कर रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो यूनिफॉर्म स्पीड कहां पे होगी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपका पॉइंट नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 22 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 and 60 विद द टाइम एक्सिस। रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आपने फाइंड करनी है। रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। अब देखें जब बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, बात किसकी हो रही है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको क्या मिलता है? स्लोप। स्लोप तो v के इक्वल होती है। इसका मतलब v इज इक्वल टू tan थीटा। आपसे पूछिए रेशियो ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट एंगल के लिए वेलोसिटी कितनी होगी, सेकंड एंगल के लिए कितनी होगी? वेरी सिंपल, अगर आप इसको a का नाम देते हैं तो va डिवाइडेड बाय vb, tan 30 over tan 60। वैल्यू पुट कर दें, आंसर आपके हाथों में होगा जी। नेक्स्ट किसी को समझ नहीं आएगी तो आप बता देंगे जी। प्रॉब्लम नंबर 23 कहता फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपने क्या करना है? यहां से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। लेकिन आप जो सबसे बड़ी मिस्टेक ये करेंगे कि आप कहेंगे जी यहाँ जी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो वेलोसिटी होती है वो स्लोप के इक्वल होती है, तो लिहाजा हम क्या करते हैं? हम v tan थीटा लेके यहाँ एंगल जो है वो क्या पुट कर देते हैं? 30। लेकिन ये गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि जब मैं ये बात आपको बता रहा था तो वहां पे मैंने मेंशन किया था कि आपने एंगल लेना है अलोंग टाइम एक्सिस। अगर आप v30 पुट करते हैं आंसर ये निकालते हैं, ये तो आंसर रॉन्ग है। क्या मतलब है? आपने टाइम एक्सिस के अलोंग लेना है। तो टाइम एक्सिस के अलोंग देखिए टोटल कितना होता है? 90। 90 में से 30 निकालें, ये जो एंगल बन रहा है 60, ये आप यूज करेंगे। क्योंकि जब भी आपने वेलोसिटी लेनी है और यहाँ पे एंगल लेना है स्लोप का, तो आपने अलोंग टाइम एक्सिस लेना है। तो आपका आंसर क्या होगा? √3 जी। यहां तक बात समझ आ गई? आगे मूव करते हैं। आगे मूव करते हैं और आगे हमारे पास क्या है? प्रॉब्लम नंबर 24 है और ये एंड हो जाएंगे। 24 और 25 लास्ट है। कहता है डायग्राम शोज दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग एट अ स्ट्रेट लाइन द एवरेज वेलोसिटी फॉर इंटरवल t0 इज इक्वल टू t5। आपने इस इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर आप जिसने फर्स्ट लेक्चर लिया है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट वाला, वहां पे मैंने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट अगर आपने सम लेना होता है, वहां पे पॉइंट नंबर 2 था अगर किसी को याद हो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट सम होता है। कौन सा सम? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर सम मैंने क्या बताया था कि आप चेक करेंगे जहां पे कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है, जो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लेंगे और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है अलजेब्रिक सम या वेक्टर सम। क्लियर? अगर डिस्टेंस होता तो हम सबको पॉजिटिव लेते, वहां डायरेक्शन का कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा आपके पास, देखें फर्स्ट में, देखें फर्स्ट में यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, 20 पे चला गया। ठीक है, तो ये आपने 20 पॉजिटिव पुट कर दिया। अब देखें जो नेक्स्ट आपका है, मैं यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखें ये जो है ये इंक्रीज कर रहा है,
ये इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव ले लिया। यहाँ पे ये डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट है, -20 ले लिया। और ये जो 10 है ये तो है ही नेगेटिव के अंदर, तो ये भी आपने क्या ले लिया, माइनस। तो अब -30 + 20 तो -10, डिवाइड करेंगे आंसर आपका -2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम या वेक्टर सम। नेक्स्ट पॉइंट कि फिगर शोज दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन द फर्स्ट सेकंड एंड दैट इन द नेक्स्ट 2 सेकंड। आपने क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे स्पीड फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, स्पीड। इसका मतलब ये है कि आपने स्पीड फर्स्ट सेकंड के लिए और नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए। देखिए सिंपल है बिल्कुल, कि आपने फर्स्ट सेकंड के लिए यहाँ से देखें, तो फर्स्ट सेकंड के लिए आप यहाँ तक जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना, 30 डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस लगा लें, कोई इशू नहीं है। डिस्टेंस 30 है और टाइम 1 है, तो 30/1, तो फर्स्ट तो 30 आ जाएगी। सेकंड देखें, सेकंड अब यहाँ पे आपका ये है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको ऐसे करके मिलाएंगे, तो ये तकरीबन कुछ यहाँ आके मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा यहाँ पे अगर ऐसे नहीं करते तो आप फिर डायरेक्ट या तो फिर ये कर ले, या फिर एक और भी तरीका है। यहाँ पे क्या है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना आ रहा है, 15, और यहाँ पे गैप कितना है सेकंड का, 1। तो 15 डिवाइडेड बाय 1, आंसर आएगा 15। इनकी रेशियो लेंगे तो रेशियो आ जाएगी 2 और 1 की। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। तो ये मैंने आपसे वादा किया था कि ये हम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो आगे मैं नहीं बढ़ता, क्योंकि फिर एतवार ना टूट जाए, क्योंकि आपने कहना है कि जी 20 मिनट लेके और फिर शुरू हो गए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ तक अगर किसी बात की समझ नहीं आई, और कैसा रहा आज का लेक्चर, थोड़ी सी स्पीड लगाइए लास्ट पे। जी कैसा रहा आज का लेक्चर, आपका बोर तो नहीं हुए? गुड गुड, HM मोहम्मद मुदस्सिर, बहुत अच्छा जी, गुड। थोड़ा टाइम लगा हो जाएगा जी, ज़रूर। MCQ जी मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा है मेरे पास, वो सेंड करेंगे, लेकिन थोड़ी सी पहले ग्रुप की मैंने छांटी करनी है, कि जो बंदे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको रिमूव करने के बाद मटेरियल ग्रुप पे सेंड किया जाएगा। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको यहाँ तक हर एक पॉइंट इन डिटेल बता दिया जाए, ताकि सिर्फ ग्राफ ग्राफ की रट ना लगाए फिरे, बल्कि हमें पता हो कि ग्राफ होता क्या है। जी वीडियो कुछ रिकॉर्ड, जैसे अभी अभी रिकॉर्ड हो रहा है पोर्शन, तो वो हमारे पास सेव है, वो आपको सेंड करेंगे हम। तो इंशाल्लाह आज शाम से इंशाल्लाह प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। आज शाम या कल सुबह से जो है हम कल वाली क्लास हम लास्ट रख के चेक करेंगे, और बाकी जो लोग हैं ऐसे ही उन्होंने रश किया हुआ है उनको रिमूव करेंगे, ताकि फिर वहाँ पे डिस्कशन अच्छी हो सके। अगर ऐसे रश रहा तो अगर हम कोई सेंड करेंगे तो फिर डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वही रहें जो पढ़ने वाले हैं और जो इस मकसद के लिए आए हैं। जो वैसे घूमने फिरने आए हैं और बस एंजॉय करने, तो वो उनको आज हम कल इंशाल्लाह रिमूव कर देंगे, कल की क्लास के बाद रिमूव करेंगे। ठीक है जी। तो आज कुछ नेट का कनेक्शन रहा फर्स्ट लेक्चर में, तो उसके लिए माजरत खाएं हम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें जी, आबाद रहें।